एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अबती क्लासेस में। आज का जो पेपर है वो है यूपी टेट 2020 जो कि हुआ था 8 जनवरी को। पेपर फर्स्ट है कक्षा 1 से 5 तक का। इसमें जो पर्यावरण अध्ययन का पार्ट है उसको आज हम लेके आए हैं, जो कि 30 प्रश्नों का एक पार्ट है। तो चलते हैं, और चलने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर एक पार्ट, जो भी जितने भी भाग होते हैं उनको हम लेके आएंगे विद एक्सप्लेनेशन, पूरा व्याख्या के साथ लेके आएंगे आपके सामने। चलते हैं, आज का देखते हैं। पहला प्रश्न है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह है। तो वह क्या है? बंगाल का आतंक। बंगाल का आतंक जलकुंभी। क्या है? जलकुंभी। और जलकुंभी को क्या कहते हैं? एखोर्निया क्रॉपिसस। क्या कहते हैं? एखोर्निया क्रॉसिपस। यह जलकुंभी है, बंगाल का आतंक। क्योंकि यह क्या करता है? खरपतवार तेजी से जलीय सतह पर फैलता है ना। और जलीय सतह पर फैलने से इसका क्या होता है? ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि होती है। और जब ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि होगी तो इसमें जो मछलियां होती हैं, मछलियां है ना, मछलियां जो होती हैं वो मर जाती हैं, और भी जितने भी जलीय जंतु होते हैं वो भी मर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण, है ना। और जलकुंभी, और यह जल लेट्यूस के द्वारा उत्पन्न होता है, जिसके कारण जैव विविधता का विनाश और ऑक्सीजन की कमी और पानी की गुणवत्ता आदि में ये सभी समस्याएं किससे होती हैं? जलकुंभी से होती हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। तो वायरस का अजैविक होने का प्रमुख लक्षण क्या होता है? कि इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे? इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जाता है। वायरस क्या है? वायरस एक छोटा संक्रामक एजेंट है जो केवल एक जीव से जीवित कोशिकाओं के अंदर किसी दूसरी कोशिका के साथ संबद्ध होकर वृद्धि करता है। उसको मतलब एक साथ चाहिए। यह जो है इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ना। वायरस जंतुओं में, पौधों में, सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया और आर्किया सहित सभी को संक्रमित तथा क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित कर सकता है। तो ये व्याख्या हुआ इसका। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, जो फलों को पकाने में सहायता करता है, उसको आप क्या कहते हो? उसको आप कहते हो इथाइलिन। क्या कहते हो? इथाइलिन। इथाइलिन क्या होता है? इथाइलिन एक पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में महत्वपूर्ण रासायनिक अवयव है। अच्छा, इथाइलिन कैल्शियम कार्बाइड का एक अवयव है। किसका अवयव है? कैल्शियम कार्बाइड का। कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ मिलाने पर इथाइलिन प्राप्त होता है ना, जिससे फलों को पकाया जाता है। इथाइलिन किसका पर रूप है? तो वह है कैल्शियम कार्बाइड का, है ना। किसका है? कैल्शियम कार्बाइड का। आगे देखते हैं। स्वतंत्र भूमि से स्वतंत्र रूप से भूमि पर रहने वाला अवायवीय जीवाणु, जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण का क्षमता होता है, उसको आप क्या कहते हो? उसको आप जो है क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम, है ना, क्लास्ट्रीडियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? क्लास्ट्रीडियम के नाम से जानते हैं। यह एक बैक्टीरिया का जीन्स है। क्या है ये? एक बैक्टीरिया का जीन्स है। इसमें कई प्रकार के मानव रोगजनक सम्मिलित होते हैं, और जिसके कारण क्या होती है? विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। क्या होती हैं? विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। अगला देखते हैं। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो बी डीएनए। कौन सा? बी डीएनए कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। अच्छा, इसको जो है सामान्यतः डीएनए के वाटसन क्रिक मॉडल डबल हेलिक्स के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? डीएनए के वाटसन क्रिक मॉडल, है ना, डबल हेलिक्स के रूप में जाना जाता है इसको। और बी डीएनए को, है ना, के आधार पर युग्म की चौड़ाई समान होती है। प्रत्येक आधार की युग्म की चौड़ाई समान होती है। और जबकि ए डीएनए, है ना, ए डीएनए और जेड डीएनए, जो ए डीएनए और जेड डीएनए है, यह समान रूप से कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली थी, है ना। तो इसको आप लोग शायद जानते होंगे कि 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली थी। तो जो 16 अप्रैल, कब चलाया गया था? 16 अप्रैल
16 अप्रैल, है ना, 1853। 16 अप्रैल 1853 में भारत की पहली ट्रेन बंबई से ठाणे के बीच ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे मार्ग पर चलाई गई थी, है ना। कब चलाई गई? 16 अप्रैल 1853 में। इस ट्रेन ने मुंबई से ठाणे के बीच 33.8 किलोमीटर दूरी 57 मिनट में तय की थी। 1853 में यह ब्रिटिश भारत की पहली ट्रेन थी और उस समय गवर्नर कौन था? उस समय गवर्नर याद रखना है आपको। उस समय गवर्नर कौन था? गवर्नर, है ना, उस समय गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, है ना, उस समय के गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी, ये याद रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो वो है बिहार राज्य में वैशाली जिले के सोनपुर में। बिहार राज्य के वैशाली जिले के सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। याद रखना है कि बिहार राज्य के वैशाली जिले के सोनपुर में यह मेला हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हरिहर क्षेत्र मेला, है ना, हरिहर क्षेत्र मेला। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई, तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में की गई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद, एकता 61, है ना, तो एकता परिषद 61 में हुई थी। तो इसका क्या है? यह एक सरकारी सलाहकार निकाय है। क्या है? सरकारी सलाहकार निकाय है यह, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। इस संस्था का उद्देश्य ये होता है कि उन समस्याओं का समाधान के लिए है और सलाह देना है जो विशिष्ट समुदाय, जाति, धर्म और भाषाओं से उन्मुक्त होकर देश को विभाजित कर रही थी। तो उसमें जो है क्या करना है? इसका समस्याओं का समाधान के लिए सलाह देना था, है ना, राष्ट्रीय एकता परिषद। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? समता के अधिकार का उल्लेख, तो समता का अधिकार हमें किस अनुच्छेद से मिला है? तो वह मिला है 14 से 18। 14 से 18 में क्या है हमारा? समता का अधिकार। 5 अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 है। धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म के आधार पर विभेद प्रतिषेध 15 में है ना, और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता 16 में दिया गया है। और छुआछूत ये आता है, अस्पृश्यता, छुआछूत, ये 17 में है। 17 में क्या है? छुआछूत, है ना, अस्पृश्यता या फिर छुआछूत का अंत जो है 17 में। और सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त अन्य उपाधियों पर रोक अनुच्छेद 18 में दिया गया है। तो ये हुआ समता का अधिकार। आगे देखते हैं, किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो लचीला संविधान हमारा किस देश में है? वो है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है। तो लचीला संविधान क्या होता है? लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानून के निर्माण की, है ना, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है। ब्रिटेन का संविधान है। भारत का संविधान न लचीला है और ना ही कठोर, अपितु यह दोनों का मिला जुला रूप है। और कठोर संविधान उसे कहते हैं जिसमें संशोधन के लिए विशिष्ट प्रक्रिया की आवश्यकता हो, और वो है अमेरिका का संविधान। ये है कठोर संविधान। अमेरिका का कठोर कैसा संविधान है? कठोर संविधान है। भारत का लचीला और कठोर दोनों है, यानी कि न लचीला है न कठोर है ना। तो और जो संविधान संशोधन है आराम से हो जाता है। आप यूनाइटेड किंगडम का जो लचीला संविधान है उसको देख सकते हैं। चलिए, ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, पुरवा किस अधिवास में शामिल है? तो पुरवा जो है ग्रामीण अधिवास की एक इकाई है। पुरवा, है ना, होता है कि नहीं? आप जो ग्रामीण में होंगे वो जानते होंगे कि भैया कितने पुरवा का गांव है, यह हमारा इतने पुरवा का गांव है ना। तो इसे अंग्रेजी में हैमलेट कहा जाता है। इसकी व्युत्पत्ति एग्नो नॉर्मल से मानी जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में पुरवा के लिए अलग अलग शब्द है। राजस्थान में इसे धानी, महाराष्ट्र में पाड़ा और दक्षिण बिहार में विशेष रूप से मगध रिवीजन में बिगहा कहा जाता है ना। बिगहा, बिगहा, है ना, बिगहा। तो पुरवा में कम संख्या में अधिवास होता है। जो पुरवा है उसमें क्या होता है? कम संख्या में अधिवास होता है, मतलब छोटे छोटे पुरवा होते हैं। गांव में कई कई पुरवा होते हैं, है ना। तो ये हो गया पुरवा। आगे देखते हैं, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो ज्वालामुखी किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। कौन सा?
किलिमंजारो जो है ये क्या है, एक ज्वालामुखी पर्वत है जो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में है। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में है। किलिमंजारो पर्वत 3 ज्वालामुखी विस्फोटों, इसमें है कीबो, मम्वेजी और सीरा से निर्मित हुआ है, जिसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर। यह अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो है और ज्वालामुखी पर्वत किलिमंजारो है। हाँ, आगे देखते हैं। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। तो एलिफेंटा महाराष्ट्र राज्य के मुंबई तट के पूर्व में, महाराष्ट्र राज्य में मुंबई तट के पूर्व में एलिफेंटा है ना। एलिफेंटा द्वीप का क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर कई गुफाएं हैं और उन गुफाओं पर चित्रों को उकेरा गया है ना। गुफा है जो एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा द्वीप को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला है तथा यह एक संरक्षित स्थल है। यहाँ पर निर्मित गुफा मंदिरों को 450 से 470 या फिर 450 से 750 ईस्वी के बीच माना जाता है। तो ये 450 से 750 ईस्वी में बना था एलिफेंटा, है ना, की गुफा जितनी है मंदिर है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। तो देखिए, जहां पर वर्षा 70 से 200 सेमी होती है। कितनी? 70 से 200 सेमी। 200 सेमी जहां पर वर्षा होती है उसे हम कहते हैं मानसूनी वन, है ना। मानसूनी वन को शुष्क या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है, पॉइंट है ये कि मानसूनी वन को शुष्क वन या फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहा जाता है। मानसूनी वन विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में विकसित होते हैं और यहाँ पर लंबे सौगान के वृक्ष क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, लंबे सौगान के वृक्ष होते हैं और बांस के घने पेड़ों की मात्रा बहुतायत में होती है। बांस जानते हैं ना, तो यहाँ पर बांस बहुत ज्यादा होता है। भारत में मानसूनी वन है भारत में केरल के तटीय क्षेत्रों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह है आपका व्याख्या इसका। आगे देखते हैं। कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार। कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार जो है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। किसका? प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है कार्बी एंगलोंग। यह कार्बी तो कहाँ पाया जाता है? भारत के उत्तर पूर्व राज्य में मेघालय में स्थित है। यह मेघालय का पठार एक भाग है ना। और इसकी ऊंचाई 300 से 400 मीटर। इसकी ऊंचाई जो है 300 से 400 मीटर। कार्बी एंगलोंग पठार की 300 से 400 मीटर ऊंचाई है। कार्बी एंगलोंग पठार पर दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा बहुत ज्यादा वर्षा होती है और यहीं पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम है। कहाँ पर? कार्बी एंगलोंग में क्या है? मानिसराम है जो विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। अगला देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में है। कहाँ पर है? पंचायती राज संस्थाओं में है ना। इसका जो शुभारंभ किया गया कब? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 में, है ना। 1959 में इसका क्या किया गया? स्थापना किया गया। और यह कहाँ पर लागू हुआ? राजस्थान के नागौर जिले में। राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज संस्था सबसे पहले लागू हुआ, है ना। तो इसमें होता क्या है? यह एक त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सम्मिलित हैं। इसका उल्लेख संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 का से लेकर ड़ तक शामिल किया गया है। भाग 9 है ना। भाग 9 और अनुच्छेद 243 अनुच्छेद। आगे देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए। अब राज्यपाल है तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम 35 वर्ष 35 ईयर 35 वर्ष जो है कम से कम होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अन्य योग्यताओं में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और वह किसी लाभ के पद पर न हो तथा वह राज्य की विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। और राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 156 ए की तरह किया जाता है। 156 ए के तहत किया जाता है और कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। 5 वर्षों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सुमेलित करना है तो सुमेलित ये करना है कि जो भारतीय संघ है,
जो भारतीय संख्या है वो क्या है? प्रधानमंत्री। क्या है? प्रधानमंत्री, जो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा। कौन सा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, है ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद 75 के तहत। अब राज्य जो है वो राज्यपाल होता है। राज्य जो है राज्यपाल इसके पहले मैं बताया 156 ए के तहत जो है राष्ट्रपति करता है इसकी नियुक्ति, है ना। और नगर निगम जो होता है वो मेयर होता है। नगर निगम कौन है? मेयर है। मेयर नगर निगम का प्रधान होता है। प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में 1687 में, इसको आप याद रखना कि 1687 में प्रथम नगर निगम कहाँ पर बना था? मद्रास में। मद्रास में 1687 में। चलिए आगे देखें। ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत में सरपंच होते हैं और सरपंच जो है कई ग्राम के जो पंच होते हैं उनको मिलाकर बनाया जाता है ना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न अपना। अब अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? तो जो 356 का प्रयोग किया गया वो कहाँ किया गया था? राष्ट्रपति शासन से। अच्छा, 356 है क्या? तो ये राष्ट्रपति शासन है और इसका प्रयोग सर्वप्रथम 20 जून 1951 को पेप्सू राज्य में किया गया था, है ना। पेप्सू राज्य जो कहाँ पर है? पंजाब है। कहाँ पर है? पंजाब है पेप्सू राज्य। लेकिन पहली बार किसी निर्वाचित सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति शासन 31 जुलाई 1959 को केरल में लगाया गया था। कहाँ पर? 1959 में केरल में लगाया गया था, है ना। जबकि अगर सही तरीके से देखा जाए तो वह 1951 में ही लगा दिया गया था। कहाँ पर? पेप्सू राज्य जो पंजाब में है। लेकिन जो राष्ट्रपति खिलाफ शासन जो है 31 जुलाई 1959 को केरल में लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन की घोषणा कब की जाती है? जब किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य न कर रही हो। यह राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। तो केरल में 1959 में इसको पहली बार लगाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हमारा कि नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? वो है कौन सा कर? वो है जितने भी कर हैं यहाँ पर, आप चाहे चुंगी कर कहो, चाहे गृह कर कहो या मनोरंजन कर, ये सभी किसके हाथ में होता है? नगर निगम के हाथ में होता है ना। वो स्थानीय करों को लगा सकता है जो कि संपत्ति कर है, मनोरंजन कर, विज्ञापन कर, पेशा, जल कर, मवेशी, प्रकाश, तीर्थ कर, बाजार कर, नए पुलों का मार्ग कर और चुंगी कर तथा कई अन्य टैक्स आते हैं, है ना। ये सब क्या है? टैक्स हैं। चुंगी कर जो स्थानीय क्षेत्रों में आने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है, इसे इनके प्रयोग और बिक्री पर भी लगाया जाता है। किसके? नगर निगम के द्वारा ये सभी कर लगाए जाते हैं। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो रेंडियर किस प्रदेश में पाया जाता है? जिसे हम बारहसिंघा कहते हैं ना, बारहसिंघा, तो ये टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेश में। इसको हम हिरणों का एक प्रजाति है। ये क्या है? हिरणों का एक प्रजाति है। उत्तरी अमेरिका में इसको कारिबू नाम से जाना जाता है। इसको कारिबू नाम से जाना जाता है। टुंड्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास मैदान नहीं है? तो शीतोष्ण घास मैदान कौन सा नहीं है? तो कंपास नहीं है। कंपास जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान नहीं है। कंपास ये गलत है ना। वो पंपास होता है। पंपास, डाउन्स, प्रेरीज ये सभी हैं, है ना। तो जो प्रेरी है उत्तरी अमेरिका, है ना। प्रेरी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, पंपास अर्जेंटीना में, ये पंपास जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है और स्टेपी एशिया में पाया जाता है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप, तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसमें है? एशिया महाद्वीप में। यह जो है विश्व का लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है और यहाँ विश्व की 60% से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है ना। 60% से ज़्यादा जनसंख्या किसमें है? एशिया महाद्वीप में है। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में
थारू जनजाति निवास करती है। भारत सरकार द्वारा थारू लोगों को अनुसूचित जनजाति में दर्जा दिया गया है, यानी कि ये लोग एसटी कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में, है ना, अनुसूचित जनजाति में आते हैं। और थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाते हैं, शोक त्योहार के रूप में दीपावली को मनाते हैं। और जनजातियों का शैक्षणिक संस्था को युवा गृह कहा जाता है ना। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, तो यह जो है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है। यह कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में। इसको किया किसकी सहायता से किया था, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से इसको किया गया था। कब, 1955 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। तो अचल जीव जो है यूप्लेक्लेटा ग्लास स्पॉन्ज, है ना, ये जो है यूप्लेक्लेटा, ये यूप्लेक्लेटला, है ना, क्लेटला, तो ये जो है यूप्लेक्लेटला, यह क्या है, ग्लास स्पंज का एक प्रकार अचल जीव है। यह घास वनस्पति की विशेष प्रजाति है, घास वनस्पति की एक विशेष प्रजाति ये है। और यह स्पंज संघ का अचल जीव है, जिसे वीनस फ्लावर बास्केट के रूप में जाना जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रोटीन अणुओं की इकाई है, प्रोटीन अणुओं की इकाई कौन सी है। तो वह जो है अमीनो अम्ल है। क्या है, अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल अणुओं की इकाई मानी जाती है, प्रोटीन अणुओं की इकाई मानी जाती है ना, जिसमें अमाइन तथा कार्बोक्सिल दोनों ही ग्रुप पाए जाते हैं, है ना। और प्रोटीन निर्माण 20 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। इसमें कितने अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, प्रोटीन के 20 अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित रहता है। तो पादप कोशिका में कौन सा वो अंग रहता है अनुपस्थिति, तो वो है तारक काय। तारक काय जो है पादप कोशिका में अनुपस्थित रहता है। यह जो है किसमें, इसे सेंट्रोसोम कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। इसकी खोज 1883 में वॉन ब्रेडन ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, वो है यकृति। क्या है, यकृति है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृति है। यह केवल कशेरुकीय जंतु में पाई जाती है। इसका भार 1.2 से 1.4 किग्रा होता है, 1.2 से 1.4 kg, है ना। और यह शरीर का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। यकृत चारों ओर से संयोजी ऊतकों का आवरण होता है, जिसे ग्लिसन कैप्सूल कहा जाता है। प्रश्न लास्ट है आज का इस सीरीज का। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो है वो सारस क्रेन है। क्या है, सारस क्रेन जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। और यह जो है विश्व का सबसे लंबा उड़ान भरने वाला पक्षी है। इसकी लंबाई 180 सेमी, कितना, 180 सेमी होती है ना। भारत में यह पश्चिमी बंगाल, असम, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। सारस क्रेन को पानी वाला दलदली इलाका पसंद होता है। सारस क्रेन जूलॉजिकल नाम है ना। अब आगे देखते हैं आज का, ये हमारा इस प्रकार से जो है आज का यूपी टेट 2020 में जो आया हुआ था प्रश्न EVS से, ये आपने अभी देखा पर्यावरण अध्ययन। तो यह वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हर बार ऐसे वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।